गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं देवदत्त क्षीरसागर इस शो में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है जनहित में जारी, सोच एक ख्याल अनेक। भारत आज ऊंचाइयों को चूम रहा है, पर फिर भी अलग अलग स्तर पे भारतीयों को बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स हैं। हम इस शो के द्वारा इन प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे, जानेंगे और एक साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स का हल निकालने का प्रयास करेंगे। खैर, इस शो के बारे में और बताने से पहले मैं आपको कुछ नामों का परिचय करना चाहता हूं। सतनाम सिंह भमरा, शंकर लक्ष्मण, मोहम्मद यूसुफ खान, मीर रंजन नेगी। रिसर्च करने से पहले हमें इन नामों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। बहुत दुख महसूस हुआ ये जान के। हमने काफी लोगों को पूछा पर उन्हें भी इन नामों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम आपको कुछ समय देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप इन नामों को पहचान सकते हैं या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन नामों को पहचानने में काफी दिक्कत हो रही है। खैर, मैं बता देता हूं। सतनाम सिंह भमरा इंडिया का सबसे पहला खिलाड़ी जो एनबीए डेवलपमेंट लीग के लिए सिलेक्ट हुआ है, पर भारतीय मीडिया को इस बारे में पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। मोहम्मद यूसुफ खान, अर्जुन अवार्ड विजेता और 1962 एशियाई गोल्ड मेडल विजेता। उन्हें आज का दिन का गुजारा भी करने मुश्किल हो रहा है। और शंकर लक्ष्मण 1955, 1960 और 1964 इंडिया के स्टार गोलकीपर, गोल्ड मेडल विजेता। वह सरकार और गरीबी के कारण गैंग्रीन से हार बैठे। मीर रंजन नेगी, इनके बारे में तो आपको कुछ वक्त में पता ही चल जाएगा। जान के बहुत ही दुख महसूस होता है कि जिन खिलाड़ियों ने इस देश का नाम ऊंचा किया, वही खिलाड़ियों को ये देश भूल बैठा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। घूम घूम के पहर कपैया अलग सवेरा लाया रे, आस लगी थी जिस सूरज की आज नजर वो आया रे। घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के अलग सवेरा लाया रे। छलक उठी है, बेचैन हुई है, सारी नजरें हो ऐसा लम्हा, हो ऐसा लम्हा। सोच एक ख्याल अनेक। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, ना सिर्फ करंट प्लेयर्स बल्कि एक्स प्लेयर्स का भी काफ़ी बुरा हाल है। जान के बहुत ही दुख महसूस होता है। खैर, शो की शुरुआत अगर एक नकारात्मकता अर्थात नेगेटिविटी से की जाए तो ये अच्छाई को नज़रअंदाज करने जैसे होगा। तो देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखे। शुरुआत में आईपीएल, कबड्डी लीग, आईएसएल, रेसलिंग लीग, इन लीग्स के वजह से लोगों का स्पोर्ट्स को देखने के तरफ का नज़रिया बदला। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि खिलाड़ियों को एक उच्च दर्जा मिलने लगा। दुलीप मैन ऐसा ही एक आईएसएल का खिलाड़ी जो कभी भी कोई भी प्रोफेशनल लेवल पे खेला नहीं था, जिसे केरला ब्लास्टर्स के द्वारा एक प्लेटफॉर्म मिला जहां वो परफॉर्म कर सके। और अब देखो, अगर आईएसएल जैसी लीग ना होती तो न जाने हम कितने दुलीप मेनन खो देते। और इन लीग्स की वजह से सबसे आश्चर्यचकित बात यह हुई है कि लोग क्रिकेट छोड़ के कुछ और देखने लगे। आइए देखते हैं। I now declare open the DLF Indian Premier League. तो जैसे हमने देखा, भारत में पिछले कई सालों से कमर्शलाइजेशन हुआ है। कमर्शलाइजेशन के बारे में बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं हमारे पहले विशेषज्ञ मिस्टर संजीव गुहा। मिस्टर संजीव गुहा एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो कई सालों से डीएनए, मुंबई मिरर और टेलीग्राफ से जुड़े हुए थे। हम उनसे जुड़ रहे हैं लाइव चैट के द्वारा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू संजीव जी, वेलकम टू द शो। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, how does the administration or the lack of it affect a sport? Administration, yes, administration matters. Cricket was administered all through. Cricket was administered very efficiently.
since 1983. 1983 is the culmination of Indian sports because we won the World Cup, a big size, big magnitude tournament for the first time. Indians won it. So, and that was, people said it was out of fluke, but whatever the reason may be, Indian sports had taken up from there, and the cricket administration is to be credited for that. But in football and other sports, we didn't have that administration. Yes, sir. But what about the issues sports is facing at the very grassroots level, sir? Main is the funding, because we get our talent from the nooks and corners of the country and from the countryside, where many people live below the poverty line. So funding is the issue, and with the advent of television and with the association of these big business houses, I think this will get eradicated sooner than later. Presently, the funding or the business houses backing we have, which wasn't a case in 10 years back or 15 years back. Now, with the business houses backing and funding, we can tap talents and groom them to become big stars. Sir, as you just spoke about the situation 15 or 20 years back, how has the situation changed as it was 20 years back? Obviously, previously 20 years back, if we think of India, only cricket had a career in sports. But nowadays, not only cricket, it is football, it is tennis, it is boxing, it is wrestling, it is shooting, it is archery. These all sports, now people can take it as career, which was not the case 20 years back. So India is becoming a sporting nation. Sir, so you just said that India is becoming a sporting nation. How do you visualize it happening? Football was not that popular, but with the advent of ISL, football has become a very important sport as it is in the world, and in 5 years to 10 years down the line, I see football being India's #1 sport, with cricket being relegated to #2 or #3. Oh, so that's a really big statement, and I really hope that it comes true, not only for football but also for other sports. So thank you for coming on the show and sharing your expertise with us. हाँ तो दोस्तों, गुहा जी ने कहा कि भारत बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगी। उनका मानना यह है कि फुटबॉल और आर्चरी जैसे गेम्स क्रिकेट से भी ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे, पर फिलहाल की सिचुएशन देख के ये बहुत कठिन लग रहा है। कमर्शियली अगर काफ़ी सुधार हो भी रहा होगा, पर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मदद हो रही है क्या? आइए देखते हैं करंट रैंकिंग्स देख के। क्रिकेट टेस्ट टीम फर्स्ट और वुमेन्स ओवरऑल टीम फोर्थ। फुटबॉल, जिस स्पोर्ट के बारे में गुहा जी बात कर रहे थे, मेंस टीम 163rd और वुमेन्स टीम 57th। आर्चरी, मेंस टीम 7th और वुमेन्स टीम 3rd। रग्बी की टीम 76th मेंस टीम, और दुख की बात यह है कि कोई वुमेन्स टीम है ही नहीं रग्बी की। और हॉकी, जो देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, पर एक आरटीआई के हिसाब से वो राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, बल्कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। एक ज़माने में हम 6 बार लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे, और दुर्भाग्यवती बात यह है कि हम 2008 में क्वालिफाई भी नहीं हो पाए। चलो, ये बात हुई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की। आइए देखते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स की रैंकिंग है 55th। ये रिसर्च करते करते हमें बहुत ही एक हास्यमय बात पता चली। भारत का पॉपुलेशन कितना होगा? जी हाँ, 1.2 बिलियन। भारत का पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन, और चीन का पॉपुलेशन है 1.35 बिलियन। 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत सिर्फ 6 मेडल जीत पाया, और चीन 88। अगर इसका रेशियो किया जाए ना, तो चीन हर 15 मिलियन में 1 मेडल जीतता है, और भारत हर 200 मिलियन में 1 मेडल जीतता है। क्यों? क्या भारत में हुनर नहीं है? भारत में खेलने की जगह नहीं है? कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती है? स्पोर्टिंग अथॉरिटीज़, किसकी गलती है ये? फैसिलिटीज़ तो बात की बात होती है, किसकी गलती है ये? आइए जानते हैं।
Pace is a big problem. सिलेक्शन कमेटी में प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप फेल होगे स्टडीज में। इट्स नॉट लाइक दैट। पैसा है तो सब है। रिसर्च करने के बाद हमें जानने में खुशी हुई कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है अगर इसकी तुलना 15 साल से पहले की जाए तो। पर स्पोर्ट्स में अभी भी काफ़ी समस्या है। जैसे एक बच्चा हो जो खेल खेलता है पर उसे पढ़ाई का दबाव भी बहुत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ और पैसे जोड़ने में कोच को काफ़ी तकलीफ होती है। और शर्म की बात तो यह है कि इतने बड़े देश में आज भी खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जगह ही नहीं है। और समझो जगह भी आ गई, लेकिन एक खिलाड़ी जो स्पोर्ट को लेकर गंभीर हो, उसमें काफ़ी अच्छा खेलता हो, एक वक्त ऐसा आता है कि जब परिवार वाला उसे वो खेलने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये होता है कि वो स्पोर्ट आगे जाके उसका गुजारा कर ही नहीं सकता। ये बात एक राय की या फिर स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है। ये बात है एक बढ़ते जज्बे की और शेयर कंपल्शन की। कुछ ऐसा ही ख्याल आया होगा एक 16 साल के सायरा सिरोही के मन में, जिसने पढ़ाई के दबाव में आकर खुद की जान दे दी। सायरा का सिर्फ एक छोटा सपना था, भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने का, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही थी और उसमें सफल भी हो रही थी। केवल 16 साल की उम्र में सायरा ने 110 मेडल जीते, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी और सफल भी हो रही थी। केवल 16 साल की उम्र में सायरा सिरोही 110 मेडल जीत चुकी थी। पर इस पोटेंशियल को अनदेखा किया सायरा के स्कूल ने। सायरा के स्कूल से कहा गया था कि अगर वो यह आने वाले एग्जाम में फेल हुई तो उसे स्कूल से एक्सपेल किया जाएगा। सायरा की आत्महत्या एक एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। क्या प्रोग्रेस सिर्फ एकेडमिक होता है? स्पोर्ट्स में हुए प्रोग्रेस को हम उसी नज़रिए से क्यों नहीं देख सकते? क्या युवा खिलाड़ियों के लिए हम लोग एक बेटर सिस्टम बना सकते हैं? भारत में क्यों खेल में विश्वास की कमी है? क्यों हमारा देश एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं बन सकता? क्या कर रही है हमारी स्पोर्टिंग बॉडीज और स्पोर्टिंग अथॉरिटीज? क्या खेल हमारे संस्कृति का भाग ही नहीं है? इसी बात पर अधिक चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं हमारे अगले विशेषज्ञ श्री बिभस चैटर्जी। श्री बिभस चैटर्जी नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल और स्विमिंग कर चुके हैं। वो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में पत्रकार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे श्री बिभस चैटर्जी से। In the international tournament, same should be provided to the school level. तो ही होगा, otherwise impossible. जनहित में जारी, सोच एक, ख्याल अनेक। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस शो में जिसका नाम है जनहित में जारी, सोच एक, ख्याल अनेक। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है श्री बिभस चैटर्जी जी। बिभस जी फिलहाल हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक पत्रकार है। बिभस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो में। गुड मॉर्निंग। बिभस जी, क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में? क्यों हम इतने स्पोर्ट्स के मामले में पीछे रह रहे हैं? क्योंकि parents are not educated, I think, is one major factor which is affecting sports not spreading the way it should in India. Because हम लोग का population कितना है? 2 billion? 1.2 billion. 1.2 billion. And out of that, if you can't produce, say, a football team, an athletics team, an Olympic team basically, like the likes of China or US or Japan, then I don't know. I think it's the parents firstly who have to be blamed. Then we can accuse the government. बिभस जी, आज की दुनिया में एक कड़वा सच हो गया है कि क्रिकेट को दूसरे स्पोर्ट्स से ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? I think चेंज आ रहा है एक्चुअली। अच्छा, अभी लेटेस्ट जो ऐड है टाटा का, उसमें लायनल मेसी है। हाँ, आपने नोटिस किया होगा। विराट कोहली नहीं है, ना धोनी है। हाँ, so that is something they're saying some changes happening at least in the advertising portfolio where you know lot of consumers look at what
you throw at them basically. 2017 अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए फुटबॉल के मायने में बहुत बड़ा स्टेप है। क्या हम इसके लिए रेडी है? हाँ, हम रेडी तो हैं, and our team is really good. If you look at the under-17 team, it is brilliant. They have been training in Germany, if I'm not wrong, and they've won a lot of. They've beaten a lot of local teams. आप काफी सालों से अभी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो आप पर्सनली आपने क्या देखा है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में? हाँ, people are getting more educated towards the game. Okay. People know कि यार DRS क्या है आज के टाइम पे। हाँ. वो तो क्रिकेट सेंटर, अभी ऑफसाइड बोलो किसी को फुटबॉल में, किसी को लोगों को पता नहीं था। हाँ. I'm not insulting anybody, but 10 years before nobody would know what an offside is if you're not a football fan. Yeah. But now people know what an offside is. और कबड्डी का, if you're watching the pro कबड्डी लीग, it's a big hit. आपने स्टार्टिंग में कहा कि पेरेंट्स को एजुकेशन चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए पेरेंट्स को एजुकेट करने या लिटरेट करने स्पोर्ट्स के बारे में? ग्रासरूट्स पे काम करना चालू करना पड़ेगा. You have to, so this is a long procedure. You'll have to educate coaches. Yeah. The coaches have to come and talk to the parents, and getting a parent to tell your child, you know what, get him to play sports. He might make a name. It's a bit difficult. Obviously, money wise, you can't tell a lower middle class or a low class person and let him play sports. I mean, they'll have their own situations. There has to be some facilities provided by the by the government, but the child has to also prove himself then. And you can't force a child to play a sport. He's what, 5, 6, and you throw him, and then suddenly, and correct. And 17 years, oh, I'm 17 now, I don't want to do this. Okay. Now what do I do? What do I fall back on? So you have to find a balance between education and a sport. तो ये बैलेंस आने के बाद आप कितने सालों में भारत को एक स्पोर्टिंग नेशन बनता देख सकते हो आपके हिसाब से? कब बन सकता है भारत? 20 to 25 years. More 20 to 25. Yeah, if we start now, 20 years. बहुत बहुत शुक्रिया है बिबश जी आपको इस शो में आने के लिए और आपकी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए. हम ये बहुत मनोकामनाएं करते हैं कि एक 20 साल में भारत बहुत आगे बढ़ेगा स्पोर्ट्स के मामले में. थैंक यू. हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि बिबश जी ने कहा कि स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि पेरेंट्स को स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं है. शायद इसी का कारण ये है कि पेरेंट्स स्पोर्ट्स को एक व्यवसाय के रूप में देख ही नहीं सकते. पर ऐसा भी नहीं है कि हर माँ बाप ऐसा है. कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत प्रोत्साहित किया है और वो बच्चा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फिर भी आज ये ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में इतना होने के बावजूद वो ऊंचाई की उड़ान नहीं ले पा रहा. इसी बारे में बात करने के लिए हमने चर्चा की थी संदीप जोशी से, जो एक ज़माने में भारत के लिए हैंडबॉल खेल चुके हैं और अब वो मुंबई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है. तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. आज आपको भी अगर पूछा जाए कि आपका बच्चा को आप खिलाओगे क्या वॉलीबॉल, तो आप बोले उसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ गोइंग टू अर्न? इज ही गोइंग टू अर्न ब्रेड बटर? उसका गुजारा होगा क्या उस गेम खेलने से? तो एक कोच बोलेगा सर मुश्किल है, वो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मगर आप खिलाओ उसको. हम लोग अभी भी उसको प्रोफेशन करके नहीं ले रहे स्पोर्ट्स को. इट विल बी हार्डली 1 or 2%. लाइक सानिया मिर्जा के डैडी ने सोचा कि उसको लंदन भेजना है, उनके पास काफ़ी पैसे थे तो यूएस भेज दिया. आज लिएंडर पेस भी खेल रहा है, कहाँ इंडिया खेला है? ऑलवेज ही वॉज इन यूएस. तो कोई भी अनलेस यू गेट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड करेंगे तो ही उसका रिजल्ट. इफ़ यू वांट मेडल्स, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेला जाता है जिस फील्ड पे, अगर एस्ट्रोसर्फ खेला जाता है हॉकी में, तो सब जगह एस्ट्रोसर्फ प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट. देन ओनली विल गेट रिजल्ट्स. अगर क्रिकेट में हम लोग क्यों करें? बिकॉज सेम विकेट वहाँ होती है, तो वी आर परफॉर्मिंग. कल को वो लोग मैट करेंगे. आज कबड्डी में मैट आया है, वी विल गो डाउन बिकॉज हमारे बच्चे कबड्डी शूज डाल के नहीं खेलते, बेयर फीट खेलते हैं, मट्टी में खेलते हैं. आज मैट आया, मैट का कॉस्ट ज़्यादा है, तो कौन हु विल गो? वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट, सेम शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल लेवल, तो ही होगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल. हाँ, तो जैसे कि आपने देखा, इंटरनेशनल लेवल हो या नेशनल लेवल तक, खेलने सिर्फ मेहनत नहीं लगती बल्कि पैसा और इन्वेस्टमेंट्स भी लगता है. और इन प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर. अगर ऐसे ही चलता रहा तो उभरते खिलाड़ियों का क्या होगा? ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एनजीओ बनी है जिसका नाम है क्रीडांगन. वो हमें ज्वाइन कर रही है कुछ ही पल में. स्वागत है आपका कामाक्षी जी जनहित में जारी में. ये एनजीओ की शुरुआत कैसे हुई थी और ये एनजीओ शुरू करने के पीछे कारण क्या था? दरअसल इस एनजीओ की शुरुआत ऑफिशियली तो 2 साल पहले हुई थी, लेकिन इसके पीछे जो सोच थी संस्था बनाने के पीछे, वो 10 साल पहले ही हो चुकी थी. अभी ये एनजीओ किस तरफ मोड़ लेना चाहती है? मुझे ये सोच बदलनी है लोगों की. फिर मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र के लोगों से मिलती गई. फिर मुझे और ज़्यादा एक्सपेक्ट्स पता चले कि लोगों का नज़रिया इस विषय को लेके क्या है.
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किन उपायों का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं और बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे एनजीओ को ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहा तो हम लोगों ने सोचा है कि जो हमारे देश की जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे जाके बात करेंगे कि आपको स्पोर्ट्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी कर देना चाहिए। तो वो एटलीस्ट इस सब्जेक्ट की वजह से तो इस स्पोर्ट्स में आपकी ये जो सोच है, जो स्पोर्ट्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये 2 साल पहले एक्चुअली हो गया है। तो बेसिकली आपका मोटो अभी के 10 सालों के लिए तो यही होगा कि सोच बदलनी चाहिए जी। तो मैं आपको जनहित में जारी के द्वारा बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ऐसी मनोकामनाएं करता हूँ कि आपको सफलता प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, उसका क्या हो रहा है, कोई नहीं, कहाँ जा रहा है, नोबडी नोज। तो जो अकाउंटेबिलिटी आएगी। जनहित में जारी, सोच एक, ख्याल अनेक। चक दे इंडिया इस फिल्म में कोच कबीर खान का किरदार निभाया शाहरुख खान ने। इस सिनेमा की हम अगर वास्तविक जीवन से तुलना करेंगे तो ये कोच का नाम है मीर रंजन नेगी। भारतीय टीम के गोलकीपर रह चुके नेगी 1998, 2002 और 2004 स्वर्ण पदक विजेता महिला हॉकी टीम के प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। आज उन्हीं के हॉकी अकादमी के द्वारा 250 से अधिक गरीब बच्चों को हॉकी सिखाकर मानवता की एक अलग मिसाल बने हैं मीर रंजन नेगी। हमारे साथ मौजूद है मीर रंजन नेगी जी। सर, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, चक दे इंडिया इस फिल्म ने आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा किरदार निभाया? मैंने 5 साल देश को रिप्रेजेंट किया, भारतीय हॉकी टीम का नंबर 1 गोलकीपर रहा और उसके बाद में हिंदुस्तान टीम का कोच भी रहा। हाँ। लेकिन इस मूवी ने मुझे हिंदुस्तान के सामने एक गुरु के रूप में पेश किया। एक जो मेरी बुरी चीज़ें थी या जो मेरा बुरा दौर था वो सारा का सारा भुलाने के लिए इस मूवी ने बहुत बड़ी हेल्प करी। हाँ। क्या हो गया हॉकी, जो इतना प्रसिद्ध खेल हुआ करता था एक टाइम पे इंडिया में, अभी उतनी अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही, कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा तिरस्कार रहा, जिसकी वजह से दूसरे खेलों का विकास जो है वो उस तरीके से हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था। खेलों में बदलाव लाने या खेलों के लिए खेल संभालने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। हमने काफ़ी रिसर्च किया और हमें अब तक मालूम नहीं पड़ा कि ये कमेटी करती क्या है। ये जो बॉडीज़ बनी हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज़, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बॉडीज़ समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो हैं ये पैसा गवर्नमेंट से लेते हैं। जितने भी कैंप्स अगर हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों में लगते हैं वो सारे के सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बैनर तले लगते हैं, पूरा खर्चा वहाँ से आता है। तो गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर लगाम अभी तक नहीं लगा पा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कितने सालों से बस ये फाइलों के अंदर दबके पर रह गई है। तो जब एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगी और ये सारे के सारे लोग अकाउंटेबल बनेंगे, यू नो, उनको एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, उसका क्या हो रहा है, कोई नहीं, कहाँ जा रहा है, नोबडी नोज। तो ये अकाउंटेबिलिटी आएगी, पारदर्शिता आएगी, तब जाके जो है हिंदुस्तान में ना एक्चुअली में खेलों का विकास होगा। एमसीए का हेड अभी शरद पवार जी थे, वो हारे दिलीप वेंगसर जी से जो खेले थे। तो ये कितना योग्य है कि एक हेड जो है स्पोर्टिंग अथॉरिटीज़ का वो एक पॉलिटिशियन बन रहा है, बल्कि इसे तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए जिसको इस खेल के बारे में नॉलेज है। मैं सबसे पहले तो भवंस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिसर्च करके इस इंटरव्यू की तैयारी करी है। दैट इज़ रियली कमेंडेबल। ये एक बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है
जिसका जवाब आज तक हर एक स्पोर्ट्समैन जिसने देश को रिप्रेजेंट किया, जो अच्छा खेलता है, वो ढूंढ रहा है और वो मिल नहीं रहा है। हाँ। एक खिलाड़ी जो है वो अपने खेल के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ जी। है ना, उसकी रगों में उस स्पोर्ट का खून बहता है। वहीं ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने मकसद के लिए उस खेलों में जाते हैं। अगर आप पुराना इतिहास जैसे भी आपने रिसर्च किया है, देखा है, तो उसमें हमेशा हम लोगों ने भी यही पाया कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको कभी भी खेलों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश नहीं की जाती है, जो बहुत जरूरी है। तो शरद पवार जी का और बाकी जितने लोग हैं, वो उनका कंट्रीब्यूशन क्रिकेट के लिए और अन्य खेलों के लिए यकीनन बहुत तारीफ काबिल है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्समैन को वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सर, आपने कहा कि पहले क्लब्स हुआ करते थे जिसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी तो फाइनेंशियली मदद होती थी। अभी कमर्शियली देखा जाए तो IPL शुरू हुआ, उसके बाद ISL, इसकी वजह से बहुत प्लेयर्स को मदद हुई फाइनेंशियली। तो ये लीग्स की वजह से आप क्या देख रहे हैं, मतलब यह बहुत अच्छा है इंडिया के लिए? लीग से खेलों में एक तरह से लोगों के बच्चों का रुझान जो है वो खेल के प्रति पैदा होता है, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के प्रति। हमारे जो प्लेयर्स हैं जिन्हें वो यंगर जनरेशन आइडलाइज करती है, उनको अपने सामने टेलीविज़न के सामने देखने का मौका मिलता है, तो एक तरह से बहुत अच्छा है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर खेल को प्रमोशन करने के लिए इससे एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। हाँ जी सर, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ही पीछे है, आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले कितने सालों में एक इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन बन सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग कल्चर हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। माय प्लेजर एंटायरली। चक दे इंडिया जैसी फिल्म बनने के बाद भी आप में से कई लोग नेगी जी को पहचान नहीं सके। चलो, इस कार्यक्रम के माध्यम से ही क्यों ना हो, हमारी लिस्ट में जो नाम लिखे थे उनमें से सब खिलाड़ियों को हम जानने लगे। इसके लिए हम आज एक फैसला लेंगे कि ये लिस्ट आगे से बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि हर खिलाड़ी सम्मान का हकदार होता है और उसका खेल भी। बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा, बल्कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, पर इसकी सफलता तब तक मुमकिन नहीं है जब तक देश का हर व्यक्ति इस बदलाव के पीछे नहीं लगेगा। अगर आप माता पिता हो तो अपने बच्चे का हुनर समझो, उसे प्रोत्साहित करो और उस पर भरोसा करो। अगर आप एक खिलाड़ी हो तो अपने खेल को जानो, और अगर एक आप कोच हो तो अपने खिलाड़ी का हौसला कभी भी टूटने मत दो। हर खेल सम्मान होता है और उसका खिलाड़ी भी। तो ख्याल आने क्यों ना हो, अगर सबके दिल में सिर्फ एक ही सोच होगी तो हर खेल में ऊंचा रहेगा बस हमारा तिरंगा। तब तक के लिए हमारे द्वारा जनहित में जारी। जय हिंद। घूम घूम के पहर कपैया अलग सवेरा लाया रे, आस लगी थी जिस सूरज की आज नजर वो आया रे। घूम घूम के अलग सवेरा लाया रे, झलक उठी है बेचैन हुई है सारी नजरें, हो ऐसा लम्हा जनहित में जारी। सोच एक, ख्याल अनेक।